हमने 3 चतुष्क खत्म कर दिए है ना, भेषज चतुष्क, स्वास्थ्य और निर्देश। अगला टेस्ट क्या है आपका? निर्देश का। चलिए, सूत्र 13 क्या नाम है? स्नेह अध्याय, कल्पना चतुष्क का सबसे स्टार्टिंग का चैप्टर। चिकित्सा का निर्देश करने के बाद फिर कल्पना चतुष्क का वर्णन चालू किया हमने। कल्पना चतुष्क मतलब क्या होता है? कल्पना कैसी करोगे आप? चिकित्सा करने में कल्पना लगेगी ना, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, इन सबकी कल्पनाओं से रिलेटेड है कल्पना चतुष्क। इसलिए उसका पहला अध्याय होता है 13वां स्नेह अध्याय। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ से शुरू हो गए हैं। स्नेह अध्याय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखी है उसी के साइड में, इस टोटल अध्याय में 25 प्रश्न पूछे गए। अग्निवेश द्वारा कितने प्रश्न पूछे? 25। जिन 25 प्रश्नों का उत्तर दिया आपने। तो संख्य, अब पहले श्लोक में देखिए, पहले ही श्लोक बिल्कुल उसमें सांख्यई, संख्यात और सांख्यय ऐसा करके 3 वर्ड लिखे हैं, उसको स्टार लगाओ। संख्यई, संख्यात, संख्याय। है ना? तो संख्यई, संख्यात, संख्यय किसको बोला? अत्रेय जी को बोला गया है। इनसे टोटल 25 प्रश्न पूछे गए। किसके द्वारा? अग्निवेश या बहिर्वेश के द्वारा। बहिर्वेश भी उनका पर्याय होता है। ऐसे 25 प्रश्न नीचे एक एक करके दिए गए हैं, उसको अपन एक लाइन से पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे आइए। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा। क्या दिख रहा है पहला पेज? पहला प्रश्न क्या पूछा अग्निवेश ने? पहला प्रश्न ये आया कि स्नेह की योनियां क्या है। हमने बोला कि योनि मतलब क्या होता है? योनि से क्या समझते हैं? योनि का शाब्दिक अर्थ क्या है? योनि मतलब सोर्स। सोर्स इज कि कहाँ, अल्टीमेट रीजन क्या है जहां से वो चीज आ रही है, उत्पत्ति का मूल या सोर्स बोलते हैं योनि। तो स्नेह की योनि, देखो क्या बोला हमने आंसर में, अथ तत् संशय च प्रत्युवाच पुनर्वसु स्नेह नाम द्विधा। स्नेह की द्विधा मतलब 2 योनियां होती हैं। स्टार लगाओ इसको। स्नेह की 2 योनि बोली उन्होंने, सौम्य योनि, स्थावर जांगमः। अब नेट मेरा तो दिक्कत नहीं कर रहा, किसका दिक्कत कर रहा है? सबको आवाज क्लियर आ रही है? किसको नहीं आ रही आवाज? अरे यार ये कट रही है ना, मतलब वो ऐप दिक्कत देगी। वीडियो चालू है। नीलेश को तो आ रही है, मतलब ऐप में दिक्कत नहीं। सुप्रिया, राखी, क्लियर आ रही ना? ठीक है, फिर इन लोग के नेट में दिक्कत, अपने कोई मतलब नहीं इनसे। तो आते हैं अपन स्नेह की योनियां। पहला प्रश्न था उनका कि स्नेह की योनियां कितनी। तो उन्होंने बोला सीधे सीधे स्नेह की 2 योनि होती हैं, स्थावर और जांगम। 2 को स्टार लगाओ, योनि के आगे डैश करके लिखो 2। योनि होती है, सोर्स होते हैं किसी भी स्नेह के 2 ही होते हैं। या तो वो स्थावर मतलब पेड़ पौधे और इन सब चीजों से आएंगे, या तो वो जंगल मतलब जंगली जानवरों से आएंगे। वही सोर्स, अल्टीमेट सोर्स, ग्रॉस सोर्स 2 ही होते हैं। तो योनि हो गई अपनी 2। ठीक है। अगला सवाल क्या था?
उसी सवाल में उन्होंने आगे और उसको वो किया कि स्थावर स्नेहन की योनि कौन कौन सी है। तो स्थावर स्नेहन की योनि तो बहुत सी हो सकती है, पेड़ पौधे कितने सारे हैं, उनमें नाम लिखे है ना। देखो, तेल, तेल हमेशा स्थावर योनि से ही निकल पाएगा। पेड़ पौधे इन सब से ही तेल निकलता है, कभी किसी जानवर से तेल नहीं निकलता। तो तेल स्थावर योनि में आएगा। प्रियाल, अभियुक्त, चित्रा, ये रंड, महुआ, सरसों, कुसुम्ब, मूली और ऐसे बहुत सारी चीज देती होंगी। टोटल लिख लो आप, स्थावर की 18 बताए उनने, कहीं पूछेगा नहीं, तो लिख लो स्थावर के टोटल 18 चीज बताई उनने, है ना। तो ये चीजें बादाम, मूंगफली, कद्दू, भिलावा, ये सब के जितने भी तेल निकल सकते हैं वो सब स्थावर योनि में आएंगे। अगले श्लोक का जांगम भेद की योनि कितनी है, जांगम स्नेह की योनि। तो जांगम स्नेह की योनि उन्होंने बोला तथा स्युर जंगमा मत्स्य मृगा सपक्षिणा। मत्स्य, मृग, सपक्षी, जो भी जानवर होते हैं, मछली हो, मृग हो या पक्षी, ये जांगम की योनियां है। मृग से मतलब है बेसिकली पशु। ओवरऑल जांगम योनि देखा जाए, जांगम योनि तीन ही होती हैं। या तो आप मछली से लो, मत्स्य योनि, या आप किसी पशु से लो, मतलब मृग योनि, या आप पक्षी से लो। भाई जांगम भी तीन ही चीज हो सकती है, या तो जानवर से लोगे जो पशु हैं, या आप पक्षियों से लोगे जो पक्षी हैं, या आप मछलियों से लोगे तो जो मछली है, एक्वेटिक। तो ये तीन ग्रॉस रूप में जांगम की योनि अगर पूछे जाए, जांगम का प्रयोजन पूछे, ऐसा कुछ पूछे कि जांगम की कितने सोर्स हैं जांगम के, तो आप तीन ही लगाएंगे, है ना। कौन कौन से, पशु से ले लो, पक्षी से ले लो, या मछली से ले लो, बस। अब क्या क्या आता है इनमें, तो पक्षी जांगम की योनि है। इनमें दही, दूध, घृत, मांस, वसा, मज्जा, मतलब घृत, मांस, वसा और मज्जा, चार स्नेह टोटल होते हैं। योनि के ऊपर ही लिखो, स्नेह की योनि दो और प्रकार चार, प्रकार चार, ऐसे ही याद रहता है। स्नेह की योनि दो, प्रकार चार। तो चार प्रकार कौन से हैं स्नेह के, आप सबको पता है, घृत, तैल, वसा, मज्जा। जिसमें से केवल तैल स्थावर योनि में आता है, केवल तैल एकमात्र ऐसा है जो स्थावर योनि में आएगा। बाकी घृत आप देख लो, गाय से आता है, वसा पशुओं से आती है, मज्जा पशुओं से आती है, और तीनों घृत, तैल, घृत, वसा, मज्जा, तीनों ही कैसी है, जांगम योनि विशेष है। केवल तेल जो है वो अपना स्थावर योनि का है। अच्छा चलो, कोई थोड़ा दिमाग लगा के बताएगा, जांगम योनि, जांगम योनि जो है, जांगम योनि, जांगम योनि के प्रयोज्यान कितने होंगे, जांगम स्नेह जो है उसके प्रयोज्यान कितने हो सकते हैं। मतलब क्या क्या आप उससे ले सकते हो, उसको बोलते हैं प्रयोज्यान। तो वहां पे लिख लो जांगम योनि के प्रयोज्यान 6 लगते हैं, 6। और जांगम योनि के सोर्स पूछे कि जांगम योनि कहाँ से आती है, या जांगम योनि से कहाँ कहाँ से आप चीज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो होता है सोर्स। तो वो अपन ने तीन पढ़े, या तो पशु से लो, या पक्षी से लो, या मछली से लो। तो तीन सोर्स हो गए। और जांगम योनि के प्रयोज्यान पूछे तो 6 चीज आती है, उसमें से दही, दूध, घृत, मांस, वसा, मज्जा। पढ़ के समझ में आता है, कोई ज्यादा बड़ी बात। क्लियर है दोनों योनिया, जांगम और स्थावर, यहाँ पे कोई डाउट। दोनों श्लोक में आवाज आ रही है, क्या मतलब डाउट नहीं है, क्या आवाज आ रही है, किसका आंसर था ये। अरे बोलो भाई। दोनों श्लोक क्लियर हैं, जांगम स्नेह योनि में कोई डाउट है, ये पूछ रहा हूं मैं तब से।
क्या पता आप लोग लेट बोल रहे हैं या मैसेज नहीं आ रहा मेरे को, कुछ तो दिक्कत है। चलो छोड़ो, 12वें श्लोक पे आ जाओ। उसके बाद एक बहुत अच्छी लाइन कोट करी है चरक ने 12वें श्लोक में, उसको देखो। उनने तिल तेल और एरंड तेल के लिए बहुत अच्छी लाइन बोली है। तिल तेल और एरंड तेल दो तेल ऐसे हैं जिनको उन्होंने श्रेष्ठतम बताया है। काय काय में है वो क्वेश्चन बनता है। सर्वेशाम तैल जाता नाम, सभी तेल की जातियों में सर्वेशाम तेल जाता नाम तिल तैलम विशिष्यते। तिल तेल जो है उसको विशेषता उन्होंने काय के लिए बोला, बलार्थे स्नेहने, मतलब बलवर्धन के लिए या स्नेहन के लिए अगर आपको यूज करना हो तो आपको सबसे श्रेष्ठ तेल कौन सा जाएगा, तिल तेल। इतनी चीज को ब्रैकेट में डालो कि तिल तैलम विशिष्यते बलार्थे स्नेहने, एक ही लाइन है। मतलब बलार्थ, किसी को बल के लिए अगर आपको स्नेहन देना हो या अभ्यंग के लिए स्नेहन देना हो तो आप किसका तेल यूज करोगे, तिल तेल श्रेष्ठ बताया है। और लास्ट में देखो, चा अग्रह एरंडम तू विरेचनय, और एरंड तेल किस चीज में अग्रह है, विरेचन देने में। किसी को आपको अगर विरेचन कराना है तो विरेचन में श्रेष्ठ तेल कौन सा बोला है, एरंड तेल। अब क्वेश्चन बहुत बार बनता है ये बलार्थ स्नेहन के लिए श्रेष्ठ क्या है, तो तिल तेल। आधे लोग सोचते हैं कि एरंड के लिए पूरी लाइन है ना। और आधे लोग जिनको संस्कृत में इशू होता है वो क्या पढ़ते हैं, श्लोक को दो भाग में तोड़ते ही नहीं है। उनको सोचता है कि दो अलग अलग श्लोक है तो बलार्थ के लिए तिल तेल लगा दो और स्नेहन और विरेचन के लिए एरंड तेल लगा दो, ऐसा नहीं है। तिल तेल विशिष्यते बलार्थे स्नेहने, मतलब बलार्थ या स्नेहन के लिए अगर आपको किसी को देना है स्नेहन, श्रेष्ठ तेल होता है तिल का तेल। और एरंड तेल जो है वो विरेचन के लिए श्रेष्ठ होता है। दोनों को अलग अलग मार्क करके कोड करो। बल और स्नेहन के लिए तिल तेल, विरेचन के लिए श्रेष्ठ क्या है, एरंड तेल। क्लियर। अच्छा ऊपर देखो 7वें श्लोक में जहां मैंने आपको योनिया पढ़ा रहा था उस श्लोक को एक बार पढ़ो। योनि वाला श्लोक देखो। उनने पूछा कि योनिया कितनी है, तो आत्रेय ने उत्तर दिया कि स्नेहनाम द्विधा सौम्यम योनि स्थावर जांगमा। उनका कहने का मतलब था कि स्नेहन की दो योनि होती हैं, स्थावर और जांगम। यहाँ सौम्य शब्द का क्या मतलब है, कोई बताएगा। सौम्य किसको बोल रहे हैं, वो सौम्य क्या है, सौम्य भी योनि होती है कि स्थावर जांगम में से किसी को बोला है। सौम्य वर्ड क्यों आया उस श्लोक में। सौम्य वहां पे उन्होंने अग्निवेश को बोला है, लिख लो। क्योंकि सवाल किसने पूछा था, अग्निवेश ने। तो उन्होंने बोला कि हे सौम्य, मतलब अग्निवेश। तो सौम्य से उस श्लोक में अग्निवेश का ग्रहण किया है। कभी इतनी लाइन देके पूछ सकता है सौम्य से क्या अर्थ है, सौम्य का अर्थ है क्या, अग्निवेश। ठीक। नीचे आ जाइए वापस तिल और एरंड तल की श्रेष्ठता पर। वहां पे विमर्श में सुश्रुत ने भी तिल तेल को श्रेष्ठ माना है। देखो विमर्श की पहली लाइन कि स्थावर तेलों में तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ होता है, ये बात सुश्रुत ने भी बताई है। कहाँ बताई, अगले पेज पे देखो। सर्वेश्वम इत्व तैलभ्य तिल तैलम विशिष्यते, है ना। निष्पेद तस् गुणत्वाच्च तैलत्वम अतिरेष्वपि, ये सुश्रुत अध्याय 45 का श्लोक है कि तिल शब्द से ही तेल शब्द की निष्पत्ति होती है। बेसिकली जो तेल शब्द है वो तेल शब्द ही तिल के देख के बना है। मतलब कि तेल या मत का तेल का मतलब ही तिल होता है, इसलिए तिल को सबसे श्रेष्ठ माना है। अतः संपूर्ण स्थावर तेलों में तिल का तेल उत्तम माना जाता है ना। अन्य तेल योनि सरसों एरंड आदि से उत्पन्न होने का भी समान उत्पत्ति कारण होने से लक्षण तेल कहा जाता है। तो तिल का तेल ओवरऑल व्यांगम में ओ स्थावर में श्रेष्ठ माना है। सुश्रुत ने भी, चरक ने भी बोला है उसको, लेकिन चरक ने उसको और अच्छे से क्लेरिफाई किया कि बलार्थ और स्नेहन के लिए देना है तो तिल तेल दो, लेकिन विरेचन देना है तो फिर एरंड का तेल श्रेष्ठ। क्लियर है वाला श्लोक, है ना। अगले श्लोक जो है ब्रैकेट में, जब भी श्लोक ब्रैकेट में होता है तो उससे आप लोग क्या समझते हैं,
बाकी श्लोक तो ऐसे ही रहते हैं, जैसे ये वाला श्लोक ब्रैकेट में आया, इससे क्या समझते हैं? चरक का नहीं है तो किसका है? चरक उपस्कार का है, लिख लो। और चरक उपस्कार के रचयिता कौन है? योगींद्र नाथ सेन। तो योगींद्र नाथ सेन जो चरक के टीकाकार हैं, ये उनका कोटेशन है। क्या बोल रहे हैं वो? कटु उष्णम तैलम एरंडम वात श्लेष्म हरम गुरु। एरंड के गुण बताए उनने, बड़े अच्छे रेफरेंस बनता है। कटु उष्णम तैलम एरंडम वात श्लेष्म हरम गुरु कषाय स्वादु तिक्तैश्च योजितम पित्त हंत्रपि। क्या बोला उनने? एरंड का तेल कटु उष्ण और वात कफ नाशक और गुरु होता है। वात कफ नाशक, उष्ण, कटु और गुरु होता है। यदि कषाय मधुर और तिक्त रस युक्त पदार्थों से युक्त करके प्रयोग किया जाए तो पित्त का भी नाश करता है ऑब्वियसली। नॉर्मली गुण क्या है उसका? उष्ण है, कटु है, तो वो वात कफ शामक हो गया, लेकिन पित्त पे काम नहीं करेगा। लेकिन आपने अगर दूरवा वूरवा या ऐसे शीत द्रव्यों से सिद्ध करके दिया तो वो पित्त का भी शमन करेगा, है ना। तो कषाय स्वादु तिक्त योजितम पित्त हंत्रपि पूछता है किसके लिए आई है? तो ये संस्कार अनुवर्तन वाली बात हो गई। यहाँ पे अगर आपने एरंड तेल को कषाय स्वादु तिक्त, तीनों पित्त शामक होते हैं, इनसे सिद्ध करके दिया तो वो पित्त का भी शमन करेगा। मतलब एरंड तेल बेसिकली त्रिदोष शामक हो गए। ये चरक उपस्कार की लाइन है एरंड के लिए। और नॉर्मली तो कटु उष्ण और वात का शमन का होता ही है। क्लियर है? अगले सवाल पे आए। अगला सवाल है सेकंड वाला। चरक सूत्र 12 का नाम क्या है? वात कला कली अध्याय। उसमें क्या खास बात थी? कुछ एक खास बात थी। क्या हुआ था उस चैप्टर में? वेरी गुड, संभाषा हुई थी। तो जो संभाषा हुई थी उसमें टोटल कितने प्रश्न पूछे गए थे? हाँ, वेरी गुड। तो वात कला कली में टोटल 8 प्रश्न पूछे गए थे, है ना। और सब 8 प्रश्नों के अलग अलग आचार्यों ने उत्तर दिए थे। वो आचार्यों के नाम पूछे जाते हैं कि इसका वर्णन किसने किया और इसका वर्णन किसने किया, है ना। उसी प्रकार यहाँ पे संभाषा नहीं है, इसलिए संभाषा नहीं है तो आंसर जो है वो आत्रेय ही दे रहे हैं और सवाल जो है वो अग्निवेशी कर रहे हैं, क्योंकि आत्रेय तो संभाषा तो है नहीं। और यहाँ पे टोटल सवाल कितने हैं? 25। तो सेकंड वाला सवाल आता है स्नेह के कितने भेद? ये भी आपको पता है, भेद मतलब प्रकार, बताया था मैंने। तो सर्पिस्तैलम वशा मज्जा सर्व स्नेह उत्तमा मता, है ना। येषु चैव उत्तम सर्पी संस्कारस्य अनुवर्तनम। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, आप लोग को याद भी होगा। 1000 बार पूछा गया है कि सर्वोत्तम स्नेह कौन सा। और सर्वोत्तम स्नेह एक बार दर्शन रीजन भी पूछा था कि घृत को सर्वोत्तम स्नेह कहते हैं, और रीजन दे दिया था क्योंकि सर्पी संस्कार अनुवर्तन गुण से श्रेष्ठ होता है। प्रदर्शन और रीजन दोनों सही थे और उसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट था। ये तो सवाल आपको आता है ना, याद करने की जरूरत है क्या? संस्कार अनुवर्तन घृत के गुण के कारण घृत को श्रेष्ठ माना गया है। और 4 स्नेह के भेद होते हैं, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, सीधे अगले पे आ जाते हैं। प्रश्न आया बहुत अच्छा थर्ड वाला कि चतुर्विध स्नेहों के पृथक पृथक क्या गुण हैं। इसका रेफरेंस भी बनता है। भैया चलो 4 स्नेह तो बता दिया आपने, अब चारों के अलग अलग गुण क्या होते हैं उस पे आ गए वो। सबसे पहले उन्होंने बताया घृत का, घृत के गुण का श्लोक याद होना चाहिए आपको। घृत पित्त अनिल हरम रस शुक्र ओजसाम हितम निर्वापर्ण मृदुकरम स्वर वर्ण प्रसादनम। क्योंकि सब अच्छी अच्छी चीजें जितनी भी रहेंगी ना, अच्छी अच्छी चीजें वो हमेशा घृत में आएंगी, याद रखना। घी खाने से सब कुछ अच्छा होता है, इसलिए अच्छी अच्छी चीजें, मतलब घृत पित्त अनिल हरम, तो बीपी लिख लो वहां पे। बीपी के पेशेंट को क्या दिक्कत होती है? बीपी का जो पेशेंट है उसमें कौन सा दोष प्रबल होता है?
अब बेसिकली बात तो होता है, लेकिन साम पित्त भी इन्वॉल्व होता है उसमें, है ना। तो बीपी के पेशेंट को अपन घी ज्यादा खिलाते हैं, घी ज्यादा खिलाते हैं। ऐसा याद रखना कि घृत के लिए पित्त अनिल हरम बोला है, मतलब बीपी वात पित्त पे काम कर रहा है बीपी। रस शुक्र औजसाम हितम, रस शुक्र और ओज तीनों को बढ़ाने वाला कौन होगा? घी, क्योंकि घी सबसे अच्छा है। निर्वापर्ण मृदुकरम, ये निर्वापर्ण इतनी बार पूछा है, निर्वापर्ण का मतलब क्या होता है? निर्वापर्ण का वर्ड मीनिंग होता है दाह का शमन करना। जो दाह का शमन करे, जो जलन को एकदम से खत्म कर दे, वो निर्वापर्ण होता है। तो चारों स्नेहों में से दाह का शमन कौन करेगा सबसे अच्छा? ऑब्वियसली घी। जब भी कहीं से जल जाते हो या कुछ चटका लग जाता है तो वहां पे अपन क्या लगाते हैं? जल्दी से घी लगा दो, बोले घी होता है शीत। इसलिए निर्वापर्ण और मृदु बिल्कुल सॉफ्ट और मृदु सा होता है, स्मूथ। तो निर्वापर्ण मृदुकरम स्वर वर्ण प्रसादनम, स्वर वर्ण प्रसादनम, हर एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, इसलिए कह रहा हूँ कि श्लोक इजी रहते हैं, याद होना चाहिए, है ना। सब अच्छी अच्छी चीजें कितने में आ गई। बीपी रस्यु क्रोध सामितम, निर्वापर्ण मृदुकरम, स्वर वर्ण प्रसादनम। ठीक। अच्छा, स्वर वर्ण प्रसादनम के ऊपर लिखो एक लाइन, आगे आएगी अभी 16वें चैप्टर में, अभी से लिख लो। स्वर वर्ण प्रसादनम बोला है तो घृत का गुण है, ठीक है ना, कि स्वर वर्ण प्रसादनम। सेम ऐसी लाइन आती है, उसकी जगह बल वर्ण प्रसादनम आता है। तो बल वर्ण प्रसादनम किसके लिए बोला है, बता सकता है कोई? बल वर्ण प्रसादन आता है संशोधन की फलश्रुति में। जब आगे चल के 15वें चैप्टर में अपन उपकल्पनीय अध्याय पढ़ेंगे ना, तो वहां पे संशोधन के लाभ का एक श्लोक आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस संशोधन के लाभ वाले श्लोक में उनने बल वर्ण प्रसादन बोला है, किसको? संशोधन के लाभ को। वो यहाँ लिख लो कि बल वर्ण प्रसादनम मतलब संशोधन से लाभ, स्वर वर्ण प्रसादनम मतलब घृत का गुण। तो स्वर, घी खाओ तो स्वर अच्छा निकलता है, बोलते ना अपन कैसी धीरे धीरे आवाज हो रही है, जरा घी दूध खाया करो, ताकत आएगी, तो तेज बोलोगे, है ना। तो स्वर वर्ण प्रसादनम घृत के गुण, और बल वर्ण प्रसादन संशोधन से लाभ, संशोधन कराने से बल की वृद्धि होती, ठीक है ना। और घी खाने से स्वर का प्रसादन होता है। तो घी से स्वर और संशोधन से बल, ये आता है। क्लियर है गलत वाली लाइन? है ना। अगला आ जाओ तेल, इसमें भी आपको श्लोक याद होना चाहिए। मारुतग्नम नच श्लेष्मवर्धनम, मारुतग्नम नच श्लेष्मवर्धनम बलवर्धनम, त्वच्यम उष्णम स्थिरकरम तैलम योनि विशोधनम। योनि विशोधनम को तो धक्का बना के स्टार लगा लो 15-20, इतनी बार पूछा है कि क्वेश्चन ही पुराना हो गया। योनि विशोधन कौन से स्नेहन का गुण है? तो योनि में पिचु धारण कराने की परंपरा है अपने यहाँ। योनि में पिचु काय का धारण कराते हो? अभी तक पढ़ा है आपने, पिचु धारण कराओ, पिचु धारण कराओ। बेसिकली काय का पिचु धारण कराओगे योनि में? तेल का ही पिचु धारण होता है, इसलिए योनि विशोधन किसका गुण है? तेल का, है ना। त्वच्यम उष्णम स्थिर करम, उष्ण गुण होता है तेल का, ऑब्वियसली। इसीलिए तो वात व्याधि में इतना तेल चलाते हैं अपन। तेल जलाने का वात व्याधि में कारण कौन सा है? क्योंकि वो स्निग्ध होता है और उष्ण होता है, उष्णवीर होने के कारण उसको वातवादी में देते हैं। तो त्वच्यम, त्वच्यम त्वचा के लिए अच्छा होता है, तभी मालिश करते हो तेल की। तो त्वचा वाला श्लोक आएगा तो भी पहचान जाना कि तेल की बात हो रही है, क्योंकि मालिश अपन तेल की करते हैं। तो त्वच्यम उष्णम से भी पहचान लेंगे। फिर आता है मारुतग्नम न च श्लेष्मवर्धनम, ये इंपॉर्टेंट है कि मारुत का तो शमन करता है, लेकिन श्लेष्मा को भी नहीं बढ़ाता। क्या कारण है इसके पीछे? मारुत का शमन करेगा उष्ण गुण से और स्निग्ध गुण से, वात का शमन करता है, लेकिन श्लेष्मा को भी नहीं बढ़ाता। नहीं तो आप सोचो कि स्निग्ध गुण है तो श्लेष्मा को बढ़ा देगा, क्योंकि उसका वीर्य उष्ण है, वो श्लेष्मा को कैसे बढ़ाएगा? तो मारुतग्नम न च श्लेष्मवर्धनम किसके लिए आया है, ऐसी लाइन भी पूछी गई।
सड़े सड़े से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से खराब नहीं होने चाहिए, है ना। न च श्लेषवर्धनम बलवर्धनम, केवल बलवर्धनम आया। स्वर वर्ण प्रसादन घृत में, और बलवर्धन केवल बल का वर्धन करेगा, तो पहलवान लोग तेल की मालिश करवाते हैं, ऐसा याद रखो। पहलवान लोग क्या करते हैं? तेल की मालिश करते हैं। हेलो, नहीं क्यों? हाँ, नहीं 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 है। ठीक, ठीक है ना। तो पूरी चीजों पे एक एक करके काम करो। मारुतग्नम न च श्लेषवर्धनम, इसका भी लॉजिक है अपने पास कि स्निग्ध उष्ण होने से मारुतग्नम, और उष्णवीर्य होने से श्लेष्मा को भी नहीं बढ़ाएगा। बलवर्धनम केवल बोले तो पहलवान लोग तेल की मालिश करते हैं शरीर पे, इसलिए बल का वर्धन होता है तेल से। त्वचम उष्णम, त्वचा पे आप क्या लगाते हो? तेल लगाते हो, उष्णम तो है ही। और स्थिर करम तैलम योनि विशोधनम, योनि में अपन काय का धारण कराते हैं? तेल के पिछू। इसमें कोई दिक्कत है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करो, आपको याद होनी चाहिए, काश्यप ने योनि विशोधन किस स्नेह को बोला है? कौन बताएगा? मतलब पुराने स्टूडेंट्स एक दो ही दिख रहे हैं। काश्यप संहिता जब पढ़ा रहा था मैं, वेरी गुड, वहीं पे लिखिए। राशि को अब मैं भगा दूंगा, भगा दें? नहीं भगाए, ठीक। तो लिख लो, योनि विशोधन काश्यप ने घृत के लिए बोला था। काश्यप ने योनि विशोधन किसको बोला? घृत के लिए। तो काश्यप का भी लॉजिक था ना, देखो, काश्यप जी जो थे वो बच्चों के डॉक्टर थे, डिलीवरी होने के जस्ट बाद उनकी ओपीडी चलती थी, क्योंकि बच्चे जो थे वो उनकी ओपीडी में आ जाते थे, है ना। तो उस समय जो माता रहती है ना, अगर आपको पिचू का धारण कराना हो, तो माता की कुक्षी में ऑलरेडी वात का प्रकोप रहता है, क्योंकि वो जस्ट गर्भ को डिलीवर करी हुई रहती है। अब उस स्टेज में आप उष्णवीर्य वाला तेल का पिचू धारण नहीं करा सकते, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे वात बढ़ा हुआ है और ज्यादा दिक्कत दे देगा उष्णता से। इसलिए शीत ग्रत का पिचू धारण कराना है। तो इसलिए काश्यप ने योनि विशोधन को तेल से चेंज करके घृत किया था, ऐसा याद करना है, ठीक है। अगले पे आ जाओ। वसा का क्या गुण होता है? वसा का गुण क्या है? तो वसा में एक चीज अच्छे से याद रखना, वसा के आगे लिख लो कि जितनी भी सीवियर पेनफुल कंडीशन रहेंगी, सीवियर पेनफुल कंडीशन लिख लो वहां, वो सभी वसा में आएंगी। याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, सीवियर पेनफुल कंडीशन। तो पेन जो होता है वो बसता है, पेन जो है या दर्द जो है वो अपने में बसता है, काय में बसता है? अपने शरीर में बसता है, वास करता है, मतलब वसा। पेनफुल कंडीशंस कहाँ जा रही हैं? वसा में। देखो अब श्लोक पढ़ो। विद्धम, विद्धम भग्न आहत, भ्रष्ट योनि कर्ण शिरो रुचि, पौरुषोपचय स्नेह व्यायाम में चौष्यते वसा। सेकेंड हाफ को छोड़ दो, पहली लाइन पूरी पढ़ो। विद्ध मतलब कहीं चीज से विद्ध हो गया, या कोई चीज विद्ध होने पर कहीं उसकी चाकू वाकू मार दिया किसी ने, सीवियर पेन है। भग्न होने पे सीवियर पेन है। हत भ्रष्ट योनि, हत मतलब कहीं से चोट लग गई है तो सीवियर पेन है। योनि भ्रंश हो गया, सीवियर पेन है। कर्ण और शिरोरुचि में दूजा लिखा ही हुआ है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आप भूल रहे हैं, कर्ण शिरोरुचि को स्टार लगा के डब्बे में डालो। क्यों? क्योंकि आपसे अगर नॉर्मली क्वेश्चन उठा के पूछ ले कि कर्ण रुजा में कौन सा स्नेह देते हैं, तो आप सब जितने भी हो सब लगाओगे कर्ण में तेल देंगे, क्योंकि अपने सबको आदत है कि कर्ण में तेल का पूरण कराते हैं। अभी कर्ण रोग में पढ़ के आए अपन, अष्टमूत्र पूरण, ये तेल का पूरण, हिमांशु तेल का पूरण, सब पूरण कर रहे थे कि नहीं? तो कर्ण रुजा में अगर स्पेसिफाई करके पूछे वो, तो आप तेल लगा दोगे, लेकिन आंसर क्या लगना चाहिए? वसा। तो वसा आंसर लगना चाहिए, क्योंकि आपकी ट्रिक है रुजा वाली, पेनफुल कंडीशन जितनी रहेगी वहां पे हमको वसा देना है, क्योंकि पेन जो है वो हमारे शरीर में वास करता है। तो जितनी पेनफुल कंडीशन आएंगी, देखो, विद्ध भग्न हट भ्रष्ट योनि कर्ण शिरो रुजि, रुजि से उठाना है आप। और पौरुषोपचय, पौरुषोपचय भी इंपॉर्टेंट है।
हमेशा वृश्य गुण या शुक्र वर्धन से रिलेटेड कोई भी स्नेह जाएगा तो वो वसा ही जाएगा, क्योंकि वसा जो है, वसा के गुण सबसे ज्यादा शुक्र से मिलते हैं, वसा के गुण सबसे ज्यादा शुक्र से मिलते हैं, है ना। तो पौरुष, पौरुष जो है वो भी अपने में बसता है। पौरुष जो होता है, पौरुष शक्ति, वो भी अपने शरीर में या अपनी आत्मा में वास करती है, मतलब वास मतलब वसा। तो पौरुषोपचय या इस टाइप की चीजें आए तो आपको वसा लगाना है, ठीक है ना, लिखते जाना ये सब। उसके बाद स्नेह व्यायामे चेष्यते वसा, व्यायाम करते हैं, जो लोग व्यायाम करते हैं उन लोगों के लिए वसा हितकर होती है, व्यायाम करने वालों को भी वसा हितकर होती है, ठीक है ना। अभी व्यायाम से रिलेटेड एक चीज हो आएगी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे लिखो, काश्यप ने संधि भग्न में कौन सा स्नेह बताया था, किसी को याद है? संधि भग्न होने पर काश्यप ने, वेरी गुड, लिख लो उसको। काश्यप ने संधि भग्न पे तैल का यूज बोला था, है ना, क्योंकि काश्यप बच्चों के हिसाब से बात कर रहे भाई। अब बच्चों को अगर कहीं भग्न हो गया, फ्रैक्चर हो गया, सीवियर पेन हो गया, तो आप बोले उनको, बच्चे हैं वो, उनको वसा थोड़ी खिलाओगे, बचेगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने वहां पे तेल का यूज किया, ऐसे याद कर, ठीक है ना, क्योंकि वसा पचाने लायक बच्चे होते नहीं। उसके बाद आ जाओ लास्ट में मज्जा के गुण। तो मज्जा के गुण कैसे होंगे, देखो, बल शुक्र रस श्लेष मेदो मज्ज विवर्धना, बल शुक्र रस, बल शुक्र रस श्लेष मेदो मज्ज विवर्धना, मज्जा विशेष तो अस्थ्या नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, विशेष तो अस्थ्या नाम चा बल कृत स्नेह ने, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अस्थि, विशेष रूप से अस्थि के बल प्रदान करने के लिए कौन सा स्नेह दोगे? तो आंसर बहुत इजी है कि अस्थि के अंदर क्या होता है, अस्थि के अंदर क्या होता है, मज्जा होती है। तो विशेष तो अस्थ्या नाम का बलकृत पूछा तो आप मज्जा लगा देना। भाई अस्थि के अंदर जो चीज होगी वही चीज उसको देंगे, तभी तो अस्थि में बल आएगा, क्योंकि अस्थि को अंदर से स्ट्रेंथ कौन दे रही है, मज्जा, और मज्जा ही दोगे तभी अस्थि में बल आएगा। तो विशेष तो अस्थ्या नाम का बलकृत लगता है मज्जा, ठीक है। और इधर शुरू में देखो लाइन से दिख रहा है बल शुक्र रस श्लेष मेदो मज्ज विवर्धना, पूरी शुरू से एंड तक हर धातु को पुष्ट कर रहा है ना। कैसे याद रखेंगे, लास्ट में आके सब चीज का पूर्ण कर दिया, या लास्ट में आके सब चीज का वर्णन कर दिया। भाई आप घृत से चालू हुए, घृत तैल वसा, फिर लास्ट में आती मज्जा, तो मज्जा तक जब आए तो पूरी चीज जो है वो सब चीज को बढ़ा रहा है, मतलब बल शुक्र से चालू कर रहा है, तो बल शुक्र रस श्लेष मेदो मज्ज विवर्धन, पूरी धातुओं से लेके शुक्र तक सबको बढ़ा रहा है, तो आखिरी में आके सबको बढ़ाने लग गया, ऐसा याद रखो, ठीक है ना। तो बल शुक्र रस श्लेष मेदो मज्ज विवर्धन। अब दो इंपॉर्टेंट चीज बनती है कि शुक्रवर्धन पूछा जाएगा आपसे, शुक्रवर्धन स्नेह कौन सा, तो क्या लगाओगे? शुक्रवर्धन स्नेह कौन सा, मज्जा। और फिर पूछेगा आपसे कि पौरुष शक्ति बढ़ाने वाला स्नेह कौन सा, पौरुषोपचय, तो आपको वहां पे लगाना है पौरुष का हमारे में वास होता है, पौरुष शक्ति जो है उसका वास होता है ना, इसलिए वसा लगाना है। ऐसी चीजें डिफरेंशिएट करना अपने लेवल पे भी सीखिए कि कैसे क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आजकल बनने कम हो गए, आपको पता है कि सब आजकल इतने टैलेंटेड तो हो ही गए, ठीक है। उसके बाद अगला श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको जरा अच्छे से हाईलाइट करना कि सर्पी शरदि पातव्यम, सर्पी शरदि पातव्यम वसा मज्जाच्या माधवे तैलम प्रावृषि नात्युष्ण शीते स्नेहनम पिबेन नरः, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्पी शरदि पातव्यम मतलब सर्पी पान अगर कराना है तो श्रेष्ठ ऋतु कौन सी ढूंढोगे? सर्पी श्रेष्ठ कौन से दोष का शमन करता है? पहले नंबर पित्त का करता है, क्योंकि शीत होता है और स्निग्ध भी होता है, तो इसलिए पित्त का शमन करता है शीत होने से। इसलिए पित्त की प्रकोपक ऋतु कौन सी है? शरद। तो अगर घृत का यूज करना है तो आइडियल ऋतु आपको कौन सी होनी चाहिए? शरद होनी चाहिए, उसके ऊपर लिख लो पी। फिर आ जाओ वसा मज्जा माधवे, वसा और मज्जा दोनों के लिए माधव ऋतु होती है। माधव से क्या समझते हैं? माधव को या वैशाख या वसंत भी बोलते हैं, लिख लो। वसा मज्जा जब माधवे मतलब वैशाख या वसंत, और बसंत में कौन सा दोष प्रकोप होता है?
कफ, तो वसा और मज्जा कफ में चले गए। आखिरी में आता है तैलम, तो तैल किस में चलता है? वात में, इसलिए तैल के लिए आया कौन सी ऋतु? प्रावृषि, मतलब प्रावृत ऋतु। धन आवृत, आवृत मतलब होता है वृष्टि। वृष्टि से क्या समझते हैं आप लोग? बोलते ना अपन ओलावृष्टि हुई, फलानी जगह पे ओलावृष्टि हुई। वृष्टि मतलब क्या होता है? अरे वृष्टि का मतलब क्या होगा? ओलावृष्टि बोलते हो ना, कि आज दिल्ली में ओलावृष्टि हुई। हाँ, वृष्टि मतलब किसी चीज का बरसना, वृष्टि मतलब बरसना। तो वो क्या बोल रहा है? प्रावृत मतलब प्राधन आवृत, मतलब बारिश के जस्ट पहले। प्रा, तो बारिश का मौसम जब आता है, लेकिन अच्छे से बारिश स्टार्ट नहीं हुई रहती है, उसके पहले जो ठंडी टाइप का मौसम चलता है ना, दैट स्पेसिफिक सीजन इज कॉल्ड प्रावृत। समझ में आ रही बात? प्राधन आवृत, आवृत मतलब वृष्टि। तो वृष्टि होने के जस्ट पहले का काल जो होता है वो प्रावृत है। तो वहां पे अपने को वात का प्रकोप मिलता है, इसलिए तेल को अगर देना है तो आपको किस ऋतु में देना पड़ेगा? प्रावृत में। और आखिरी में लिखा हमने नात्युष्ण शीत स्नेहनम पिबेन्नदा, ना अधिक उष्ण और ना अधिक शीत काल में। नॉर्मली अगर आपको स्नेह देना है तो ना अधिक उष्ण हो ना अधिक शीत हो, ऐसे काल में स्नेहन दे दो। इस पूरी लाइन में कोई डाउट है क्या? बहुत सीधी सी बात लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई, अरे कोई डाउट है क्या इसमें क्या? है ना? अच्छा मेरे को बताओ, जैसे अपन माधव को वैशाख भी बोलते हैं, वसंत भी बोलते हैं, है ना? वैसे ही अपन प्रावृत को और क्या बोल सकते हैं? कौन सा महीना आएगा इसमें प्रावृत में? हाँ, कैसे आएगा? आषाढ़ और श्रावण कैसे आएगा? हाँ, ग्रीष्म के लास्ट से लेना है। तो आषाढ़ या सावन पूछ के कंफ्यूज करे तो भी आपको प्रायोरिटी लगाना है, ठीक है ना? स्टार्ट कैसे होता है? स्टार्ट होता है माघ फागुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद। तो श्रावण और इधर का आषाढ़। क्लियर? ठीक है, थोड़े समझदार होगा आप लोग। उसके बाद का श्लोक बड़ा अच्छा है, अगले पेज पे आ जाओ, नीचे की तरफ लिखा है स्नेहपान काल। स्नेहपान का काल क्या होना चाहिए, है ना? सिर्फ बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि वात पित्त आदि को, मतलब वात पित्त की अधिकता है पेशेंट में, मतलब क्या है? वात के साथ पित्त भी बढ़ा हुआ है, मतलब उष्णता तो बढ़ी हुई है पेशेंट के अंदर। तो क्या करोगे? रात्राव उष्णे चापी पिबेन न रहा, गर्मी के दिनों में उष्णे, गर्मी के दिनों में अगर वात पैथिक पेशेंट है आपके पास, तो पित्त की प्रबलता होने के कारण आप दिन में तो दे नहीं सकते क्योंकि गर्मी में ऑलरेडी गर्म रहता है, और पेशेंट में भी पित्त बढ़ा हुआ दिख रहा है वात के साथ। तो आप क्या करोगे? रात्रि में दो, रात्रि के समय। और अगर ठंड का समय है, श्लेष्म आदि को दिवा शीते पियबेन च भास करे, और शीत काल में और कफ की अधिकता हो अगर, तो दोनों चीज कफ वाली है, तो फिर दिन के समय मनुष्य को स्नेहपान उस दिन कराना चाहिए जिस दिन सूर्य भगवान स्वच्छ हो। इसमें कोई भी डाउट है क्या? खड़ा सा क्वेश्चन है। आपको ही पता है श्लेष्मज व्याधि है और ठंड का समय है, तो आप सुबह सुबह तो स्नेहपान दोगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी ठंड बहुत बड़ी रहती है। शाम के समय भी नहीं दोगे क्योंकि ठंड बड़ी रहती है।
तो इसलिए शीतकाल में कफज व्याधि में आइडियल टाइम कौन सा है आपको, जब थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल रहे? कौन सा टाइम रहता है पूरे दिन रात में? हाँ, सूरज निकला हो ना भी निकला हो तो दोपहर ना, सूरज निकला हो तब भी है और दोपहर में भी है, नून के टाइम पे। तो इसलिए श्लेष्म आदि को दिवा, श्लेष्म की अधिकता हो और शीतकाल हो तो आपको कब देना है? दिन में। और वात पित्त की अधिकता हो और उष्ण काल हो तो पित्त और उष्ण को देखते हुए दोपहर में ना देके कब दोगे? रात्रि में। बस ये दो चीज याद रखें, रात्रि। क्लियर है यहाँ से? 13वां श्लोक कौन सा है वो, जो भी है। अगले जो श्लोक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जो समझाया वैसा नहीं किया, मतलब आपने अपनी होशियारी दिखा ली थोड़ी सी, तो क्या होगा? है ना? तो बोले भैया ऐसा था कि आपको हमने बोला था कि जब कफज व्याधि हो और शीतकाल है तो आप दिन में मत दो, मतलब सुबह मत दो, शाम को मत दो, दिन में दो, दोपहर के समय दो। और आपने नहीं मान के सुबह या रात्रि के टाइम दे दिया, तो क्या होगा? आप खुद ही सोचो क्या होगा। ऑलरेडी कफ पड़ा हुआ था, ठंड का समय था, और सुबह उठ के ठंडे ठंडे माहौल में उनने स्नेहपान दे दिया, तो क्या अंदर पेशेंट के अंदर क्या बढ़ सकता है आपके हिसाब से? बताइए। ऑब्वियसली जो जमा हुआ कफ है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने ऑपोजिट को फॉलो नहीं किया। तो क्या होगा? कफज विकार ज्यादा देखने को मिलेगा। है ना? देखो लिखा है उन्होंने, अत्युष्णे व दिवा पीतो वात पित्त अधिकेन वा, मतलब वात पित्त की अधिकता थी और आपने बहुत ज्यादा उष्ण काल में दोपहर के टाइम पे उसको स्नेहपान करा दिया, तो यहाँ पे पैत्तिक व्याधियां दिखेंगी, वात पैत्तिक। तो देखो क्या हुआ, मूर्छा पिपासा उन्माद कामला व समीर, ये सभी व्याधि देख के क्या समझ में आ रहा है? मूर्छा पैत्तिक, पिपासा पैत्तिक, उन्माद वातिक, कामला पैत्तिक। ठीक है ना? पूरी वात पैत्तिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो मूर्छा पिपासा उन्माद कामला व समीर, इतनी चीज आपको मिलेगी। कब? जब आपने दिन के समय पे ऑलरेडी उष्ण अवस्था थी, पेशेंट भी उष्ण था, उसको उष्ण काल में दे दिया, तो ऐसी डिसीज मिलेंगी जो ऑलरेडी उष्णता से होती है। अब नीचे देखो, शीते रात्रो पिबन स्नेहम नरा श्लेष्म अधिको अपि, मतलब नर में ऑलरेडी श्लेष्म भरा हुआ था और आपने और शीत काल में उसको ठंडी के समय दे दिया स्नेह, तो कफज व्याधियां होंगी। तो व्याधियां देखो क्या लिखा है, आनाह, अरुचि, शूल, पांडुता व समृद्धि। पांडुता बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबको पता होना चाहिए कि पांडु और कामला में एक बहुत मेजर डिफरेंस है। क्या है? कौन बताएगा? काय चिकित्सा पढ़ रहे हो आप लोग तेजी से। पांडु और कामला में एक बहुत अच्छा सा मेजर सा डिफरेंस है। कोई तो होगा जो थोड़ा दिमाग लगाता होगा। वेरी गुड, शुक्रिया। क्लास नहीं आती है, बाकी पढ़ती लिखती है थोड़ा बहुत। पांडु जो है वो संतर्पण जन्य विकार है और कामला जो है वो अपतर्पण जन्य विकार है। संतर्पण अपतर्पण पढ़ाने की जरूरत मेरे ख्याल से आपको नहीं है, आप सभी लोग फोर्थ ईयर और इंटर्न हो यहाँ पे, है ना? क्योंकि पांडु जो है वो अवरोधक अवस्था से उत्पन्न होता है। संतर्पण जन्य मतलब ऐसे विकार जिसमें कफ का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो या कफ के हेतु ज्यादा हो। तो पांडु होना कफज विकार में जाएगा, कामला होना वातपैत्तिक विकार में जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए कामला जो था वो ऊपर गया, उन्माद मूर्छा पिपासा कामला इन सब के साथ गया, क्योंकि वो पैत्तिक या वातिक विकार है, वो तर्पण जन्य विकार है। और आपने क्या किया? पेशेंट ऑलरेडी उष्णता से पीड़ित था, रूक्षता से पीड़ित था, आपने उसको उष्ण काल में स्नेहपान दे दिया,
उसका वात जो था वो और बढ़ गया और वातपित्तिक विकार हो गए। इधर क्या किया आपने, शीतकाल में ऑलरेडी पेशेंट कफज व्याधि से पीड़ित था, शीतकाल में और स्नेहपान दे दिया तो यहाँ पे कफज विकार हो गए। तो कफज विकार में क्या क्या आता है, आना ठीक है, कफज है, अरुचि ठीक है, पांडुता, पांडु संतर्पण जन्य इसलिए अवरोधक के कारण कफ में आ रहा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। पांडु नीचे है, कामला ऊपर, इसका कारण भी मैंने बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है शूल। अब शूल देख के आदमी लगा देता है कि भैया ये तो वात पैत्तिक के कारण ही हुआ होगा, लेकिन ये आपको एक्सेप्शनली याद रखना पड़ेगा कि शूल जो है वो कफज काल में, अत्यधिक शीतकाल में, रात्रि के समय स्नेहपान देने से होता है, ना कि वात पैत्तिक विकार में होता है। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। है ना, क्या ट्रिक लिखोगे नीचे वाले की, PAAS पास, PAAS पास, पास ट्रिक होती है, पास ट्रिक होती है, पास। तो कफ वाला जो रहता है ना, जो कफज व्यक्ति होता है वो सब में पास हो जाता है, क्योंकि होशियार होता है, बलवान होता है, अच्छा दिखने वाला होता है। तो हर चीज में पास कौन होता है, कफज वाला। पास मतलब क्या होता है, पी से पांडु, ए से अनाह, फिर एक और ए है तो अरुचि, और एस से होता है शूल। तो पास कौन होता है हर चीज में, कफज वाला। ठीक है ना, तो पास ट्रिक हो गई कफ की, PAAS, पांडु, अनाह, अरुचि और शूल, अच्छे से याद रखिएगा। बाकी ऊपर वाले याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूर्छा, पिपासा, उन्माद, कामला पढ़ के समझ में आ रहा है कि अब तर्पण जन्य वात पैत्तिक के विकार। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? हाँ, उसकी भी एक और ट्रिक है भैया, लिख लो। क्या है, यूपी की मूर्छा कम गर्म है, यूपी की मूर्छा जो है वो कम गर्म है। गर्म से उठा लेना कि ये पित्तज है। गर्म वाली ट्रिक किसकी होगी, पैतृक काल में आपने उष्ण उष्ण काल में स्नेहपान दे दिया तो उसकी ट्रिक है। यूपी की मूर्छा कम गर्म है। यूपी मतलब क्या होता है, उन्माद, पी मतलब पिपासा, की से कामला, मूर्छा मतलब मूर्छा, और गरम मतलब क्या है बे? कुछ नहीं है गरम मतलब, हाँ उष्ण है, मतलब उष्ण काल में देने से होता है। ठीक है, यूपी की मूर्छा ऐसा कुछ लिख लो, यूपी की मूर्छा कम गरम है ना। तो गरम से आपको याद आ जाएगा उष्ण काल में देने से हानि होती है। भैया ये इसलिए इतना लिखा रहा हूँ और आपको याद भी करना है, क्योंकि वहां पूछता है कि निम्न में से कौन सी व्याधि इनसे नहीं होती, या पूरी व्याधि आपको याद होनी चाहिए, इतना डीप पेपर आजकल बनने लगा है। तो इसलिए अच्छे से लिखो, यूपी की मूर्छा कम गर्म है। यूपी मतलब उन्माद, पिपासा, मूर्छा, कामला, इतनी चीज आपको उष्ण मतलब उष्ण काल में देने से होंगी। क्लियर? उसके अगले श्लोक में बहुत अच्छा श्लोक है, वहां से भी क्वेश्चन आप बनता ही बनता है। हर चारों स्नेह के अनुपान बताए हों कि स्नेह पान का अनुपान क्या होना चाहिए। तुमने बताया है जलम उष्णम घृतम पेयम, याद होना चाहिए आपको। जलम उष्णम घृतम पेयम मतलब घी अगर पिलाया है किसी को आपने, तो आपको उसको अनुपान रूप में देना चाहिए उष्ण जल, है ना। घी अगर पिलाया तो उष्ण जल दे दो। यूशस तैले अनुशस्यते, और तेल अगर किसी को पिलाया है तो उसका अनुपान रूप में आप दोगे यूष, यूशस तैले अनुशस्यते। वसा मज्जोस्तु मंडः, वसा मज्जा का अनुपान बताया मंड। स्यात सर्वेष्णु उष्मांबुता, और अगर नहीं है कुछ भी आपके पास, तो फिर आप सभी स्नेह के अनुपान में उष्णांबु दे सकते हो, मतलब गर्म जल दे सकते हो, अगर कुछ भी नहीं है तो कैसे याद करेंगे, उष्ण जल जो है वो घृत का अनुपान है, ये सबको पता है, क्योंकि स्नेहपान के बाद भी जब स्नेहन पढ़ते हैं तब भी उस स्नेहपान के बाद उष्ण जल देने का ही विधान है, शीत जल देना विरुद्ध हो जाता है।
कौन सा विरुद्ध होता है? स्नेह पान के बाद शीतल जल का पान कौन सा विरुद्ध है? एक क्वेश्चन बन गया है, बहुत हॉटस्पॉट क्वेश्चन। स्नेह पान के बाद शीतल जल का पान कौन सा विरुद्ध है? नहीं तो स्नेहपान भी तो शीत होता है, वीर विरुद्ध कैसे होगा? उष्ण जल का वीर क्या होता है? ओ, शीत जल का वीर क्या होता है? नीलेश, शीत जल का वीर क्या होगा? अरे शीत जल है तो वीर भी शीत ही होगा ना। देखो, है ना, विरुद्ध पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि वो किस कारण से विरुद्ध हो रहा है ना, वो कारण समझना पड़ता है। स्नेहपान के बाद शीत जल, आप बोल रहे हो वीर विरुद्ध है, तो वो वीर विरुद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्नेहपान आपको पता है स्नेह का वीर क्या होता है? स्नेह का वीर भी शीत है और शीत जल का वीर भी शीत है। जब शीत के बाद शीत दे रहे हो तो वीर विरुद्ध हुआ कहां से? वीर तो आंसर से हट गया। बहुत अच्छे तरीके से मैंने याद कराया था, ये सब गधे बच्चे बैठे हैं यहाँ इसलिए तुमको आंसर नहीं मिल पा रहा। स्नेहन क्या है? स्नेहन अपने आयुर्वेद में क्या है? स्नेहन को अपने आयुर्वेद में किसके अंडर रखा, किस कैटेगरी में रखा गया है? हाँ, पूर्व कर्म है, मतलब वो है ना, उपचार का एक पार्ट है ना, ट्रीटमेंट का एक पार्ट है ना, ट्रीटमेंट है ना, स्नेहन एक ट्रीटमेंट है ना, है ना। तो हाँ, औषध है, ट्रीटमेंट है। तो संयोग कैसे कैसे समझते हैं विरुद्ध, वो समझा रहा हूँ। तो कहीं पे कोड आया है कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है कि आप स्नेहन जब दोगे किसी पेशेंट को तो उसके बाद आपको उष्ण जल का पान कराना है। ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, आपने इसको फॉलो नहीं किया और आपने शीत जल दे दिया, तो ये किस प्रकार का विरुद्ध होगा? आपने कौन सा प्रोटोकॉल तोड़ा है? चिकित्सा का प्रोटोकॉल तोड़ा है, मतलब ये उपचार विरुद्ध हुआ ना। उपचार मतलब ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट रेजिमेंट को फॉलो नहीं किया, मतलब आपने ट्रीटमेंट विरुद्ध है, मतलब उपचार विरुद्ध है, सीधी सी बात। विरुद्ध समझने के लिए उसका संयोग समझना पड़ेगा, दोनों में विरुद्ध दिख क्या रहा है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए स्नेहन जो है वो याद करने का तरीका सबसे अच्छा है कि स्नेहन खुद एक उपचार है, इसलिए उपचार विरुद्ध बोलते हैं उसको। उसके बाद शीत जल का पान, क्लियर, अब याद रहेगा। तो भाई चलो अब आते हैं अनुपान पे। मेरे को एक बात बताओ, जलम उष्णम घृतम पेयम लिखा है, चारों स्नेह में सबसे कॉमन स्नेह कौन सा है जो हर कहीं दिखता है, हर कहीं यूज होता है? घर में भी डालते हैं, घृत है। घी अपन रोटी में भी डालते हैं, दाल में भी डाल लेते हैं, पेशेंट को भी दे देते हैं। सबसे कॉमनली आपको घृत मिलता है। और चारों अनुपान में, उष्णांबु में, यूष में, मंड में, कौन सा सबसे कॉमन है? इजीली सबसे कौन सा दिखता है? उष्णांबु दिखेगा ना, गर्म पानी हर जगह मिलता है भाई, इतना क्या सोचना है उसको। तो बस जो सबसे कॉमन स्नेह है उसमें सबसे कॉमन अनुपान डाल दिया, उष्ण जल डाल दिया अपन ने, ये याद हो गया ऐसे कैसे। दूसरे नंबर पे लिखा है यूशस तैले अनुशस्य थे, मतलब तैल पान किसी को कराया है तो अनुपान आपको देना है यूश। अब यूश से क्या समझते हैं? यूश काय का बनता है? कौन से अन्न से यूश बनता है? वैसे जी कल्पना पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को। यूश में क्या यूज होता है? दालें यूज होती हैं, दाल बनाते हैं ना अपन, दाल का यूज बनाते हैं ना।
और जब दाल में छौंका लगाते हो या दाल बनाते हो तो क्या डाल के बनाते हो? दाल का मसाला कायम बनाते हो तेल में, बस। तेल का अनुपान क्या हुआ? यूश हुआ, ये याद हो गया। और म से मज्जा, म से मंड, वसा और मज्जा दोनों में मंड लगा देना। म से मज्जा, म से मंड, वसा और मज्जा दोनों का अनुपान क्या होगा? मंड। और यूनिवर्सल अनुपान पूछा कि स्नेह पान का यूनिवर्सल अनुपान क्या है, तो क्या लगाओगे? उष्ण जल। बस 3 सवाल हैं छोटे छोटे, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये आपके करीबन 24 श्लोक हो गए हैं। 23 श्लोक स्नेह की प्रविचारणाएं, और देखो स्नेह की टोटल 24 प्रविचारणाएं बताई हैं। 24 में ज्यादा घुसना नहीं है। उदनश्च विलेपी च रसो मासम पयोदधि यवागु सूक्षाको च यूषक आम्बलिका खटा सक्त वस्ति तिल पिष्टम मध्यम तेयास तथैव च भक्ष्यमंजनम बस्ति तथा च उत्तर बस्त्या गंडूषा कर्णतलम च नस्ता कर्म अक्षितर्पणम चतुर्विंशति रित्यते स्नेहस्य प्रविचारणा। 24 होती हैं चरक की। उसी के साइड में लिखो काश्यप की कितनी? स्नेह की प्रविचारणा है काश्यप की कितनी? 20। उसी के साइड में लिखी, काश्यप ने 20 बताई। अब बताइए मेरे को, काश्यप ने 4 कौन सी नहीं मानी? अंकित, पंचकर्म पढ़ा चुका हूं मैं। वेरी गुड। उन्वम, उन्वम का मतलब क्या होता है? पहले लिख लो नए बच्चों, उन्वम, उनबम। उन्वम जो है वो काश्यप ने नहीं मानी। तो ऊ से क्या होता है अंकित, जल्दी बोलो? उत्तर बस्ती। एन से नश्य। ब से वाह। अरे यार, बोलने के पहले सोचा तो करो कि वमन से स्नेहपान दे कैसे सकते हैं किसी को? कभी सुना है आपने कि वमन के थ्रू किसी को स्नेहपान दे रहे हैं? नहीं, मतलब वह से वमन सोच सोच भी कैसे सकता है कोई? वमन तो वमन कराने का तरीका है ना, उससे स्नेहपान कैसे दोगे किसी को? नश्य से देना समझ में आता है, नश्य के थ्रू तेल दे देंगे। वमन से क्या उल्टी करवा के कैसे स्नेहपान दोगे किसी को? तो उन्वम से क्या होता है? उत्तर बस्ती, एक ये नहीं माना। न से नश्य नहीं माना। व से बस्ती नहीं माना। और चौथा आता है म से मध्य नहीं माना। उ न ब म, 4, ये 4 काश्यप ने नहीं माने। उन्वम, तो बच्चे जगह जगह बम फोड़ते हैं। बच्चे जो है जगह जगह उठा पटक करके बम फोड़ते हैं, ऐसा याद रखना। तो उन्वम वाली ट्रिक किसकी है? काश्यप की। बच्चे जगह जगह बम फोड़ते हैं शैतानी करके। चारों लिख लिए उन्वम। तो भाई रक्षंदा को कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? अब समझ में आ रहा है? बुक बुक है? चलो बताओ, 4 कौन कौन सी नहीं मानी काश्यप ने विचारना है? जल्दी बताओ बिना टाइम लगाए। वेरी गुड। उन्वम, उत्तर बस्ती, नश्य, बस्ती और मध्य, ये 4 काश्यप ने नहीं माने। ठीक है ना? उसी के साइड में लिखो कि चरक की भी कुछ ऐसी हैं जो काश्यप ने नहीं मानी। है क्या अंकित ऐसी कोई? वेरी गुड। आमपैक, आमपैक लिख लो, आमपैक। आमपैक जो है वो चरक ने मानी है लेकिन काश्यप ने नहीं मानी। आमपैक में ए से होता है आस्थापन,
आ से होता है आस्थापन, म से होता है मंड, प से होता है पेया और क से होता है कवल। यह आस्थापन मंड पेया और कवल काश्यप ने नहीं मानी, जबकि चरक ने मानी। देख लो ऊपर लिखा मिल जाएगा। सॉरी, चरक ने नहीं मानी, सॉरी चरक ने नहीं मानी, नहीं चरक ने नहीं मानी है, जबकि काश्यप ने मानी है। हाँ, तो देखो पढ़ के आपको समझ में आएगा। स्थापन मंड पेया कवल, तो मंड पेया कवल ये सब बच्चों में ज्यादा काम आते हैं। मंड वंड पेया वे कवल, तो ये काश्यप ने मानी, चरक ने नहीं मानी। अब सीधी सीधी दो चीज है अपने पास, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। एक है उन्बम, एक है आम पैक। तो पैक कौन मारते हैं, बच्चे या बड़े? कौन मारता है पैक? बच्चे मारते हैं या बड़े मारते हैं? बड़े मारते हैं। और बड़ों के डॉक्टर कौन है? चरक, बस। तो आम पैक वाली ट्रिक जो है वो चरक की है, मतलब आम पैक को चरक ने नहीं माना। क्लियर? आम पैक चरक की ट्रिक है, मतलब ये चरक ने नहीं माने। और उनबम, बम कौन कौन फोड़ता है जगह जगह पे, बच्चे। तो ये उनबम वाली ट्रिक काश्यप की है, कि ये जो उनबम है ये काश्यप ने नहीं माना। अब क्लियर है? दोनों चीज, दो ही चीज है, एक उनबम और एक आम पैक। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। क्लियर? ठीक है। अष्टांग हृदय की 64 प्रविचारणाएं रसभेद से लिख लो, टोटल 64, 64 रस भेद से। और रस भेद से चरक की कितनी प्रविचारणाएं हैं अंकित? चरक की भी 64 ही है, दोनों की 64। रसों के संयोग से 64, मतलब एक एक रस को मिला दोगे तो 6 6 इंटू करके कुछ बनता है, 64 हो जाता है टोटल वो। 63 अलग अलग और एक होता है अच्छपान, तो मिला के 64 होती है। तो रसों के संयोग से पूछे 64 लगा देना। क्लियर है? ये प्रविचारणों तक हो गया। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे श्लोक नंबर 27 से, अच्छपान वाले से। ठीक है? कल मात्रा वात्रा भी करके सब खत्म कर देंगे। तो निर्देश चतुष्क की तैयारी करिए, और स्नेह पान वाला चैप्टर अच्छे से 2 3 बार रिवाइज करके आइए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ठीक है? चलिए।